हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरी क्रिसमस। सभी को आपको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेट अस स्टार्ट। 15 मोर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये हमारा 15th सेशन है, 15वां सेशन। तो 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एबीओ इनकॉम्पिटेबल ट्रांसप्लांट। तो ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट का एक मेथड होता है जिसमें जो रेसिपिएंट एंड डोनर का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, तब इसको किया जाता है। तो फर्स्ट इज द प्रोसेस इज एप्लीकेबल व्हेन ब्लड टाइप ऑफ रेसिपिएंट एंड डोनर आर डिफरेंट। तो यहाँ पे जो जिसमें लेता है रेसिपिएंट एंड डोनर जो देता है, उनका जो ब्लड टाइप है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज व्हेन one blood type receive blood from the same blood type, it is called as ABO incompatibility। तो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि दोनों डिफरेंट होने चाहिए इसमें। थर्ड इज अंडर दिस ट्रीटमेंट एंटीबॉडी लेवल इन ब्लड one's blood will be lowered to reduce the risk of antibody rejecting the transplantation। तो इस ट्रीटमेंट के अंदर दोनों का जैसे ब्लड ग्रुप डिफरेंट होता है, तो ये ज़्यादा रिस्क रहता है कि जो डोनर है, डोनर से जो किडनी या फिर लीवर लेगा रिसिपिएंट, तो जो रिसिपिएंट का जो उसको रिजेक्ट कर देगा सिस्टम, तो ये रिस्क ज़्यादा रहता है। इसके लिए उसको मेडिसिन दी जाती है, पहले ही इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। थर्ड इज करेक्ट है। अंडर दिस ट्रीटमेंट एंटीबॉडी लेवल इन वन ब्लड विल बी लोवर्ड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एंटीबॉडीज रिजेक्टिंग द ट्रांसप्लांटेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट है। ए फॉर आगरा। इसके बारे में देखते हैं आगे। तो अभी ये एक बच्चे का 5 महीने का बच्चा था, 5 मंथ का, जिस पे ये ट्रांसप्लांट किया गया था, नॉन कॉम्पिटेबल ब्लड ग्रुप। तो उसके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप इस बच्चे से डिफरेंट था। ठीक है, इसको एक बीमारी थी जिसका नाम क्या था, टायरोसिनेमिया। तो ये टायरोसिनेमिया नामक बीमारी थी इस बच्चे को। इसके लिए इसको ये ट्रांसप्लांट किया गया था, इसका लीवर। एंड इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि प्रोसेस डन व्हेन द ब्लड टाइप ऑफ रिसीवर एंड डोनर आर डिफरेंट। तो पहली बार ये इंडिया में किया गया था 2011 में। ठीक है, एंड इज डन व्हेन द ब्लड ग्रुप ऑफ द डिफरेंट। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। एंड तो इसमें ज़्यादा रिजेक्शन का रेट काफ़ी खतरा रहता है कि रिसीवर का जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, इसको रिजेक्ट कर देगा। दूसरा ऑर्गन किसी से लेते हैं तब, तो उसके लिए उसको सप्रेसिंग करने के लिए वो दिए जाते हैं, ड्रग्स दी जाती है। तो इन एबीओ इनकॉम्पिटेबल किडनी ट्रांसप्लांट में क्या होता है, द किडनी ऑफ ए डोनर कैन बी ट्रांसप्लांटेड टू रेसिपिएंट रिगार्डलेस ऑफ ब्लड टाइप। तो ये बिना उसमें चेक किए एबीओ इनकॉम्पिटेबल सिस्टम के अंदर इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। ए और बी का दोनों का ब्लड ग्रुप डिफरेंट होगा तब भी ये किया जा सकता है। ठीक है, एंटीबॉडी प्रेजेंट इन दी ब्लड ऑफ द रेसिपिएंट है वो अटैक करेगी, परंतु उसके लिए उससे पहले ही उसमें दवा दे दी जाएगी, जिसके कारण ये काम नहीं करेगी। ठीक है, एंड इससे जो ए और बी मान लेते हैं रेसिपिएंट है यहाँ पे, तो बी के अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो ए से जो ऑर्गन आएगा, यानी कि किडनी आ रही है, तो उस पर ये क्या है, एक्शन लेना स्टार्ट करेगी। तो उससे पहले बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये एक बी के अंदर जो एंटीबॉडी होती है उसको एक प्रोसेस होती है उसके द्वारा रिमूव कर लेते हैं, प्लाज्मा फेरेसिस। तो एबीओ इनकॉम्पिटेबल ट्रांसप्लांट के अंदर एंटीबॉडीज आर रिमूव थ्रू दी प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस से पहले ही हम एंटीबॉडी निकाल लेते हैं ताकि रिजेक्ट होने का खतरा कम हो जाए। ठीक है, तो ये न्यूज़ में भी रहा था कि प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो उसको सीधा मशीन से मशीन लगाकर प्लाज्मा निकाल लेते हैं ब्लड से। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मा फेरेसिस। तो इफ़ देयर इज अ मिसमैच इन द ब्लड ऑफ डोनर एंड रेसिपिएंट, दोनों के बीच में मिसमैच होगा तो एंटीबॉडी कैन रिजेक्ट कर सकती है, परंतु इसको इस प्रोसेस में नहीं करती है। एबीओ इनकॉम्पिटेबल ट्रांसप्लांट में नहीं करती है, ये इंडिया में होता है अभी। Then plasmapheresis is a process in which the liquid part of the blood or plasma is separated from the blood cell। ठीक है, एंड इसके लिए जो दवा दी जाती है वो कौन सी दी जाती है, इम्यूनोसप्रेसेंट एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दी जाती है ताकि चांसेस ऑफ रिजेक्शन कम हो। एंड इसका रेट सेम होता है जो नॉर्मल ट्रांसप्लांट का रेट होता है।
नॉर्मल ट्रांसप्लांट में ए से बी को ट्रांसप्लांट करना है कोई भी ऑर्गन, तो दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होता है। इस सिस्टम के अंदर ए बी आई के अंदर इसके अंदर डिफरेंट होता है, दोनों का ब्लड ग्रुप डिफरेंट होगा तब इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसको बोलते हैं एबीओ ट्रांसप्लांट। तो इस बच्चे को जो बीमारी थी उसका नाम क्या था? ट्रायोसिनेमिया। ट्रायोसिनेमिया क्या होता है? इसके अंडर एक जेनेटिक डिफेक्ट है जो कि जिसके कारण प्रोग्रेसिव लीवर फेलियर हो जाता है। तो ये उस बच्चे को हो गया था, इसलिए उसमें ये परफॉर्म किया गया था। इसके अलावा जो कॉमन पेडियाट्रिक डिजीज़ है वो है विल्सन डिजीज़ है एंड होमोक्रोमेटोसिस है जो बच्चों को होती है। दैन क्या गया, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू कार्बन डेटिंग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ ओनली लिविंग थिंग। तो कार्बन डेटिंग के अंदर हम लिविंग थिंग की एज को डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज करते हैं। दिस इज करेक्ट है, ओनली लिविंग थिंग। तो इसमें रॉक्स वगैरह की एज को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड इज कॉस्मोजेनिक न्यूक्लियाइड डेटिंग इज यूज टू स्टडी द एज ऑफ इनएनिमेट थिंग लाइक आइस कोर एंड पोलर रीजन। तो कॉस्मोजेनिक न्यूक्लियाइड डेटिंग होती है वो पोलर एरियाज और ग्लेशियर्स के अंदर रॉक्स की एज को फाइंड करने में यूज किया जाता है। ये कार्बन डेटिंग से अलग होती है एंड इसके अंदर दूसरी कार्बन डेटिंग के अंदर तो कार्बन का यूज किया जाता है एंड कॉस्मोजेनिक न्यूक्लियाइड डेटिंग के अंदर अनदर पार्टिकल्स होते हैं, एलिमेंट्स लाइक रेडियम वगैरह इसमें यूज करते हैं। तो ये सही है, दूसरा भी सही है। थर्ड इज द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन इन द एटमॉस्फेयर इज कार्बन 14। तो कार्बन 14 कार्बन का मोस्ट अबंडेंट नहीं है, कार्बन 12 है वो कि मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है कार्बन का। कार्बन 12 है वो क्या होता है? स्टेबल होता है, जबकि कार्बन 14 है ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव। तो इसलिए कार्बन 14 डेटिंग का यूज किया जाता है। तो इसमें इसका हाफ टाइम मेजर करते हैं, जो डिके होने के बाद जितना आधा टाइम मतलब 100 ग्राम था तो वो कितने टाइम के बाद वो 50 ग्राम रह गया, तो उसको बोलते हैं हाफ टाइम, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा थर्ड स्टेटमेंट। तो कार्बन 12 इज यूज्ड एंड कार्बन 12 इज मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो ये थर्ड गलत है, कार्बन 14 यूज किया जाता है, कार्बन 12 नहीं, मोस्ट अबंडेंट कार्बन 14। तो थर्ड गलत हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा C4 कलकत्ता। तो कार्बन डेटिंग इज वाइडली यूज्ड मेथड टू एस्टेब्लिश द एज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल दैट वर वंस लिव, ठीक है। एंड तो इसको तब यूज नहीं कर सकते 40 से 50,000 साल का ओल्ड, मोर देन 40,000 ईयर ओल्ड सैंपल में हम इसका यूज नहीं कर सकते उसकी एज डिटरमाइन करने के लिए। उसके लिए हम एक अलग प्रोसेस यूज करते हैं जिसमें हम बोलते हैं रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड बोलते हैं। रेडियोमेट्रिक मेथड दो प्रकार का हो सकता है, यूरेनियम डेटिंग एंड रेडियम डेटिंग। तो आगे हम देखेंगे यूरेनियम में एक और होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये कार्बन डेटिंग है हमारी, कार्बन डेटिंग, ठीक है। कार्बन डेटिंग के अंदर ऊपर में क्या होता है, अपर एटमॉस्फेयर में कॉस्मिक रेज जो सन से आने वाली रेज है, तो वो न्यूट्रॉन किसी पार्टिकल के साथ कोलाइड करके उसको न्यूट्रॉन रिलीज करेगी। न्यूट्रॉन जब नाइट्रोजन के साथ कोलाइड करेगा तो वो क्या है, एक कार्बन 14 बनाएगी एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। वो कार्बन 14 प्रोड्यूस करेगी जो कि क्या होता है, अनस्टेबल होता है और रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है। तो ये कार्बन 14 है, ये CO2 के साथ रिएक्ट, O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और CO2 बना लेगा। उस CO2 को प्लांट्स ऑब्जर्व करेंगे वाया फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स ऑब्जर्व कर लेंगे। उस प्लांट या क्रॉप, प्लांट एंड क्रॉप दोनों ऑब्जर्व करेंगे। फिर ह्यूमंस, ये एनिमल्स खा लेंगे उसको, तो एनिमल्स में आ जाएगा कार्बन 14। कार्बन 14 उसके बाद हम दूध पिएंगे तो ह्यूमंस में आ जाएगा कार्बन 14, ह्यूमंस के अंदर भी कार्बन 14 आ जाएगा। तब ये तब तक हमारी बॉडी में वैसे ही रहेगा, उसकी कंसंट्रेशन जितनी एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन है। जब हमारी डेथ होगी तब ये क्या है, डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हम मरेंगे तो यानी कि डेड हो गए, तब कार्बन 14 डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड तो हमें कितने टाइम तक ये फॉसिल इसको
कितने टाइम तक डिसइंटीग्रेट होगा उस हिसाब से हम फिर कार्बन 14 से उसका हाफ टाइम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। व्हेन द प्लांट्स एंड एनिमल आर डेड दे स्टॉप टेकिंग इन कार्बन 14, उसमें जाएगा नहीं, ठीक है। तो उसके बाद में उसका डिसइंटीग्रेशन होगा कार्बन 14 का, तो वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस का यूज करते हुए वो लोग इसका हाफ टाइम कैलकुलेट करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि कितना साल पुराना है कोई भी चीज़ है, फॉसिल है वो। तो ये हमने देख लिया है, ठीक है। तो इसमें हाफ कंसंट्रेशन है, हाफ टाइम के बाद आधी रह जाएगी कार्बन 14 की, ठीक है। इसको ज़्यादा लंबे टाइम के लिए यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जो कार्बन 14 का हाफ टाइम होता है वो लगभग 5,000 के करीब साल होता है, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे आगे। तो ये इसमें 3 से 4 हाफ लाइफ टाइम के बाद में कार्बन 14 की कंसंट्रेशन बहुत कम रह जाती है, इसलिए हम मोर देन 40,000 ईयर्स वाली चीज़ों का लाइफ टाइम हम डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं एक्यूरेटली। तो कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग में क्या फ़र्क है? कार्बन डेटिंग में कार्बन 14 यूज़ करते हैं हम, जबकि इसमें हम यूरेनियम का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड जो यूरेनियम डेटिंग में जो यूरेनियम है वो अल्टीमेटली लेड में कन्वर्ट हो जाता है, अल्टीमेटली लेड में। एंड यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या है, नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है ये, ठीक है। दैन रिएक्टेंट इसमें कार्बन 14 है ही, इसमें थोरियम यूरेनियम विद लेड, थोरियम डेटिंग भी यूज़ करते हैं। यूरेनियम एंड थोरियम डेटिंग है वो दो यूज़ की जाती हैं, तो दोनों ही अल्टीमेटली लेड में कन्वर्ट होते हैं। तो रेडियोमेटिक डेटिंग मेथड होती है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जहाँ से फॉसिल है वो 40,000 ईयर्स से ज़्यादा पुराना हो, 40,000 साल से ज़्यादा पुराना हो। वेरी एज ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट की एज को एस्टिमेट करने में हम रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक का यूज करते हैं। ये पोटाशियम आर्गन डेटिंग मेथड होता है, दूसरा होता है यूरेनियम थोरियम लेड डेटिंग मेथड, ठीक है। तो इसका एंड प्रोडक्ट लेड होता है और दूसरे वाला का पोटेशियम आर्गन में, ये पोटेशियम आर्गन में कन्वर्ट हो जाता है। पोटेशियम डिकेज इनटू आर्गन, एंड यहाँ पे यूरेनियम एंड थोरियम है वो दोनों लेड में डिके होते हैं। तो बहुत ज़्यादा पुराना सैंपल हो, मतलब बहुत ज़्यादा 5 लाख साल पुराना है, तो उसका हम इसका यूज करते हैं टेक्निक का इंस्टीड ऑफ कार्बन 14। एंड कॉस्मोगोनिक न्यूक्लियाइड डेटिंग है वो हमने देखा था कि इट इज़ रेगुलरली अप्लाइड टू स्टडी ऑफ आइस कोर या फिर ग्लेशियर वाले रीजन में इसको यूज किया जाता है रॉक्स की एज को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। डन। अभी इसका यूज किया गया था इस टेक्निक का, एक फॉसिल था डिकन्सोनिया फॉसिल, वो कहाँ मिला था, भीमबेटका में मिला था 2021 के अंदर। तो ये एक लिविंग फॉसिल है जो कि हमें मिला था भीमबेटका के अंदर। तो अभी कार्बन डेटिंग का भी यूज किया गया है किलाड़ी के अंदर। किलाड़ी के अंदर संगम एक एरा की एक साइट है मदुरई के पास में किलाड़ी, वहाँ पे भी इसका यूज किया गया था। और कार्बन डेटिंग न्यूज़ में था क्योंकि ज्ञानवापी मॉस्क्यू है, एक मस्जिद है ज्ञानवापी, वहाँ पे उसके कारण वाराणसी में उसकी रेडियो एक्टिव डेटिंग के लिए बोला गया था, कुछ पंगा हो गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट चूज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट चूज करना है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रिगार्डिंग। तो पहला स्टेटमेंट है आर्टिकल 143 प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो दिस इज करेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को हम 145(3) के अंडर एस्टेब्लिश करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट इज बी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच विल रिक्वायर ए मिनिमम ऑफ 5 जजेस टू डिसाइड केसेस इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब्सटेंशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को किया जाता है वहाँ पे जहाँ पे एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट इज, जहाँ पे क्वेश्चन में होता है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को एस्टेब्लिश किया जाता है। तो दिस इज करेक्ट है। तो इसके में मिनिमम 5 जजेस होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के अंदर मिनिमम कितने होते हैं, 5 जजेस होते हैं, ठीक है। एंड सी इज ए 5 मेंबर कलीजियम विल डिसाइड विच केस विल बी हर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। यानी कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, कौन सा केस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास जाएगा वो कौन डिसाइड करता है, वो CGI डिसाइड करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं। CGI को मास्टर ऑफ रोस्टर भी कहा जाता है। तो वो हर एक केस कौन सा केस कौन सी बेंच को पास जाता है उसको बोलते हैं CGI, मास्टर ऑफ रोस्टर, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, इसमें CGI डिसाइड करते हैं। थर्ड डी इज इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन CGI टू बी ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो ये जरूरी नहीं है कि CGI कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का पार्ट हो,
तो ये बिल्कुल सही बात है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 जज की हो सकती है, 7 की हो सकती है, 9 की हो सकती है, 11 की हो सकती है। जनरली इसको ओड में ही रखा जाता है। तो डी इज करेक्ट हेयर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी इज इनकरेक्ट। सी इज इनकरेक्ट। तो इसके रिगार्डिंग देखते हैं। इसको एस्टेब्लिश किया जाता है 145(3) के अंदर एंड ठीक है। तो आर्टिकल 145(3) के अंदर सेज ए मिनिमम 5 जजेस आर नीडेड टू डिसाइड ए केस इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन है लॉ का जो कि इन्वॉल्व करता है, जो डिपेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन पे, तब आर्टिकल 145(3) के अंदर इसको डिसाइड किया जाता है। और दूसरा कब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है, जब प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगते हैं, तब इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो कौन कौन सी कंडीशन में आर्टिकल 143 में एडवाइस ले सकते हैं वो, तो ये कौन सी कंडीशन में इसको एस्टेब्लिश किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को? इफ ए केस इन्वॉल्व्स ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 143 के अंदर, देन इफ प्रेसिडेंट आस्क सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन ऑन लॉ और फैक्ट, तो उस केस में भी कॉन्स्टिट्यूशन को बेंच को एस्टेब्लिश किया जा सकता है यदि प्रेसिडेंट सीक सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन ऑन एनी लॉ और फैक्ट। ठीक है, इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन देती है वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होता है, दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड तो यदि कब आर्टिकल 143 के अंदर और कब एस्टेब्लिश किया जा सकता है, जब 2 जज की बेंच हो, या फिर 2 जज की बेंच से एक तीसरी जज के पास गया हो एंड उसके बाद में 2 जज की बेंच है वो कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट दे दे, तब भी इसको एस्टेब्लिश किया जा सकता है। 4th कंडीशन कौन सी है? यदि 3 जज बेंच एक जजमेंट दे जो कि दूसरी 3 जज बेंच से उसी मैटर पे आया हुआ जजमेंट उससे अलग हो, यानी कि 3 जज की बेंच, एक मतलब आज की बेंच दे दे, 2022 की बेंच 3 जज बेंच एक निर्णय देती है किसी मैटर पे, और एक मान लेते हैं कि 1990 की जो बेंच है 3 जज बेंच, एक ही मैटर पे दोनों ने निर्णय दिया है, तो डिसीजन दिया है, दोनों का कन्फ्लिक्टिंग डिसीजन है, तब इसको एस्टेब्लिश किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को। तो कौन कौन सी कंडीशन होगी? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, प्रेसिडेंट सीक द सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन, कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट इन द 2 जजेस बेंच, एंड 4th इज व्हेन द जजमेंट ऑफ 3 जजेस बेंच इज डिफरेंट। ठीक, तो इन इंडिया के अंदर जो ये जो एस्टेब्लिश की जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, वो एड हॉक बेसिस पे इनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, यानी कि किसी एक केस को डिसाइड करने के लिए ही एस्टेब्लिश किया जाता है। जब केस खत्म हो जाता है तब ये बेंच एग्जिस्ट करना खत्म कर जाती है, यानी कि टेम्परेरी होती है ये। ठीक है, जब तो ये इनको डिजोल्व हो जाती हैं, एंड ए लार्जर बेंच कैन ओवररूल दी प्रोनाउंसमेंट ऑफ ए 5 जज बेंच का डिसीजन है वो 7 जज बेंच ओवररूल कर सकती है। उसके बाद में मैक्सिमम जो साइज है वो 13 जज का बेंच एस्टेब्लिश की गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच केशवानंद भारती केस के अंदर। ठीक है, एंड केशवानंद भारती केस के अंदर 1973 जहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन आया है। तो जब 2 जज किसी बेंच किसी भी डिसीजन को सुनते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, हियर करते हैं। केस हर्ड बाय ए बेंच विच विद 2 और 3 जजेस इज कॉल्ड एज डिवीजन बेंच बोलते हैं उसको हम। ठीक है, देन तो कैसे फॉर्म की जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, हाउ दे आर फॉर्म्ड, कौन CGI डिसाइड करते हैं, इट इज सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ CGI। ठीक है, कौन सा केस किसके पास जाएगा, ये सोल डिसीजन होता है CGI का, एंड इस पर कोई गाइडलाइंस नहीं है। ठीक है, CGI डिसाइड करते हैं, इनकी कंपोजिशन भी है, कितने नंबर ऑफ जजेस इसमें होंगे, कौन सा केस किसके पास जाएगा, तो ये सब CGI डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट कलीजियम। तो सुप्रीम कोर्ट कलीजियम के रिगार्डिंग बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सुप्रीम कोर्ट कलीजियम कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दिस इज करेक्ट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन नहीं है कलीजियम, एंड दिस इज करेक्ट, स्टेटमेंट करेक्ट है कि CGI एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, सेकेंड इज इट कैन मेक रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट ओनली टू द सुप्रीम कोर्ट, जो है ओनली टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम है वो हाई कोर्ट के लिए भी करता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हाई कोर्ट के लिए अलग सुप्रीम हाई कोर्ट के लिए अपॉइंटमेंट करनी होती है, तब सुप्रीम कोर्ट प्लस उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक कॉलेजियम होता है जिसके अंदर 3 मेंबर होते हैं,
तीन मेंबर कौन कौन से होते हैं? CGI होता है प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस। तो हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए 3 मेंबर का कलीजियम होता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए 5 मेंबर का होता है, CGI प्लस 4। ठीक है, देन ये गलत हो जाएगा। सेकंड, थर्ड इज इट कैन नॉट veto the government if the names are sent back by the letter for the reconsideration। तो यदि जो कलीजियम नाम भेजता है किसी को अपॉइंटमेंट के लिए जजेस का, तो गवर्नमेंट उसको रिजेक्ट कर दे, तब उसको डिसीजन को ये वीटो कर सकती है। तो कलीजियम हैज़ पावर ऑफ वीटो, तो इट कैन वीटो दी गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, थर्ड भी। नेक्स्ट इज द CGI and judges of Supreme Court are appointed by the President under Article 124 of the Constitution। तो CGI एंड सुप्रीम कोर्ट जज हैं वो आर्टिकल 124 के अंदर अपॉइंट किए जाते हैं। दिस इज करेक्ट है, तो 1 और 4 यहाँ पे करेक्ट हैं, तो A फॉर आगरा इसका आंसर हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट कलीजियम 124 के अंदर स्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, देन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कलीजियम का मेंशन नहीं है। ठीक है, ओरिजिन कैसे हुआ था हम इसके बारे में आगे देखते हैं। हाउ इट हैज़ इवोल्व। तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड अदर जजेस ही डीम्स फिट। तो CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट में तो इसको कंसिडर नहीं किया जाता है, उसमें जो आउटगोइंग CGI होता है उसको उससे सजेस्ट करते हैं। देन अदर जजेस होते हैं CGI के अलावा जितने भी जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट में CGI को कंसिडर किया जाता है एंड इसका कलीजियम डिसाइड करता है। आगे हम देखते हैं, हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट होती है अंडर आर्टिकल, हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट होती है अंडर आर्टिकल 217। तो हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इनको इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट, जिस स्टेट की हाई कोर्ट है उसका गवर्नर, एंड चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। तो इन तीन बंदों को प्रेसिडेंट साहब हैं वो कंसल्ट करते हैं अंडर आर्टिकल 217। जब भी किसी हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट करनी होती है तो CGI का कंसल्टेशन होगा, गवर्नर का होगा एंड चीफ जस्टिस ऑफ दैट कोर्ट का होगा। ट्रांसफर के केस में क्या होगा, प्रेसिडेंट मे मूव ए जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ट्रांसफर के केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन लिया जाता है। ठीक है, तो अब कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मतलब, कंसल्टेशन का ये मतलब नहीं है कि केवल चीफ जस्टिस का ही से ही पूछते हैं वो लोग। तो चीफ जस्टिस का मतलब है यहाँ पे चीफ जस्टिस के साथ जो कलीजियम है 5 मेंबर उसको कंसल्ट किया जाता है। तो हाई कोर्ट कलीजियम हैज़ चीफ, हर एक हाई कोर्ट का भी कलीजियम होता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट के कलीजियम में कौन होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का कलीजियम होता है वैसे ही हाई कोर्ट का एक 3 मेंबर का कलीजियम होता है। तो CGI ऑफ दैट हाई कोर्ट प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। तो ये नेम रिकमेंड करते हैं किसको, सुप्रीम कोर्ट कलीजियम को रिकमेंड करते हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट कलीजियम है वो प्रेसिडेंट को भेजते हैं, सरकार को भेजते हैं। ठीक है, सरकार से प्रेसिडेंट पास जाता है, फिर उनका वेरिफिकेशन भी होता है, सब कुछ बैकग्राउंड। तो हाई कोर्ट कलीजियम है ओनली सेंड्स द रिकमेंडेशन टू दी सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ से हाई कोर्ट कलीजियम है वो सुप्रीम कोर्ट को रिकमेंडेशन भेजेगा कौन कौन किन किस किस जज को हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट करना है उसके लिए। ठीक है, तब यहाँ पे जो हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए होगा सुप्रीम कोर्ट का कलीजियम बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के कलीजियम में तब कितने मेंबर होंगे, 3 मेंबर होंगे। हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट में कितने होंगे, कलीजियम में 3 मेंबर होंगे। सुप्रीम कोर्ट का अपना अपॉइंटमेंट होगा तब यहाँ पे कलीजियम में कितने मेंबर होंगे, 5 मेंबर होंगे। हाई कोर्ट वाले में 3 मेंबर होंगे। ठीक है, तो फाइनल डिसीजन जो अपॉइंटमेंट में लेते हैं वो CGI एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट में। तो 3 मेंबर ऑफ CGI का होता है, वो डिसाइड करता है इसके रिगार्डिंग में। ठीक है, द कलीजियम ऑफ 3 ट्रांसफर के केस में भी कलीजियम का डिसीजन लिया जाता है। तो ट्रांसफर के अंदर भी क्या है, 3 सीनियर मोस्ट जजेस इसमें कंसल्ट करता है, CGI प्लस 2 अनदर जजेस। तो इस केस के अंदर, ट्रांसफर के केस के अंदर आउटगोइंग इसको भी कंसिडर करते हैं।
तो ये सब काम होता है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अंदर मेंशन है ये सब कुछ। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड वेरियस हाई कोर्ट आर लेड इन मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होती है। देन हाउ डज कोलिजियम सिस्टम हैज़ इवोल्व, तो कैसे ये इवोल्व हुआ है? तो द प्रेसिडेंट वाज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट सर्टेन अथॉरिटी सच एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। उनके अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट को इनसे कंसल्ट करना पड़ता था। आर्टिकल 124 में हम देख चुके हैं, 217 के अंदर भी और 124 के अंदर भी। तो इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है? तो फर्स्ट जज केस आया था 1981 के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं एसपी गुप्ता केस के अंदर। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, तब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कंसल्टेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंकरेंस करेगा उसके साथ। तो यानी कि कंसल्टेशन मतलब उससे सुझाव लेगा, ये नहीं है कि वो सीजीआई जो भी कहेगा वो मान लेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जज केस के अंदर ये कहा गया था कंसल्टेशन इज नॉट इक्वल्स टू कंकरेंस, तो कंकरेंस के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये सीजीआई का जो ओपिनियन होगा वो एडवाइजरी होगा और बाइंडिंग नहीं होगा प्रेसिडेंट पे। तो ये फर्स्ट जज केस में आया था। लेकिन फिर सेकंड जज केस आया 1993 के अंदर, तब ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कंसल्टेशन का मतलब ही कंकरेंस है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कोलिजियम आगे बोलेंगे, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बोलेगा वही प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से नींव रखी गई थी कोलिजियम सिस्टम की, ठीक है। तो दिस मीन्स दैट द एडवाइस टेंडर्ड बाय द सीजीआई ऑन मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो ये यहाँ पे कंसल्टेशन इज इक्वल्स टू कंकरेंस करके सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो एडवाइस सीजीआई की है वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बार कोलिजियम का ओरिजिन होता है, ठीक है। यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं जाते हैं ये लोग, ओरिजिन इतना ही बोलते हैं। फिर थर्ड केस आता है जहाँ पे डिटेल में इलोबरेट करते हैं कि कोलिजियम में क्या क्या होगा। तो थर्ड केस कब आता है? 1998 के अंदर। पहला कब आया है? 1982, ठीक है, 1981, 1993 एंड थर्ड जज केस आता है 1998 के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोलिजियम में कौन कौन होगा। तो कोर्ट ने ये क्लेरिफाई किया था कि कोलिजियम के अंदर सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे। तो यानी कि 5 मेंबर का कोलिजियम होगा, सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट टू सुप्रीम कोर्ट। यदि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट करनी है तब 5 मेंबर का होगा। यदि हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट करनी है तब कोलिजियम होगा, वो कितने मेंबर का होगा? 3 मेंबर का होगा। तो सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है। तो हाई कोर्ट के केस में 3 मेंबर का, सुप्रीम कोर्ट के केस में 5 मेंबर का। फिर आता है एडिशनली फॉर हाई कोर्ट, ये भी कहा गया थर्ड जज के अंदर केस, एडिशनली फॉर हाई कोर्ट द कोलिजियम वुड कंसल्ट ओवर द सीनियर जजेस। यदि किसी हाई कोर्ट में मतलब मान लेते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट करना है, तो सुप्रीम कोर्ट में पहले से कोई दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई जज है जो पहले सर्व कर चुका है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, तो वो उससे भी क्या है कंसल्ट करेंगे, कोलिजियम उससे कंसल्ट करेगा। तो ये नहीं बताया गया है कि उसका कंसल्टेशन पे जो बाइंडिंग है या नहीं उसके साथ कंसल्ट करना, तो इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है। तो फिर इसके बाद में आया था एनजेएससी 4 जज केस आता है। फिर उसके बाद में तो सुप्रीम कोर्ट लेके गवर्नमेंट क्या है फिर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेके आती है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। तो वहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि मैं अब कि मुझे भी थोड़ा शेयर दो इसके अपॉइंटमेंट में, जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में। जजेस आर अपॉइंटिंग देमसेल्फ, ठीक है। तो वहाँ पे उसमें थोड़ा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट लाने की कोशिश की जाती है। तो वहाँ पे 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गवर्नमेंट लाती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? एनजेएसी बोलते हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो उसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि 6 मेंबर होंगे इसके अंदर एंड 3 मेंबर गवर्नमेंट के होंगे, 3 मेंबर सुप्रीम कोर्ट के होंगे, ठीक है। 3 मेंबर जो होंगे गवर्नमेंट में, उसमें एक होगा यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड 2 एमिनेट पर्सन्स, ठीक है। एंड इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट और 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है। परंतु 4th जज केस के अंदर 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएससी को नकार दिया, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइमेसी ऑफ द कोर्ट रूल्ड दैट द प्राइमेसी ऑफ जुडिशरी इन जजेस अपॉइंटमेंट वाज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो
जज को अपॉइंट करता है। तो प्राइमेसी ऑफ जुडिशरी इन जजेस अपॉइंटमेंट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि दिया गया था 1973 के अंदर, केशवानंद भारती केस के अंदर। तो इट वॉज ऑल्सो हेल्ड दैट अनजेसी लॉ जो पॉलिटिशियन को इक्वल सेज देता है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया 2015 के अंदर। तो ये हमने इसका इवोल्यूशन देखा है, हाउ इट हैज इवॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्प्लिट वर्डिक्ट। तो अभी रिसेंटली किस पे आया है, किस पे स्प्लिट वर्डिक्ट आ चुके हैं 2-3, अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं क्या होता है। फर्स्ट इज स्प्लिट वर्डिक्ट्स आर पास्ड ओनली व्हेन बेंचेस हैज ओड नंबर ऑफ जजेस। तो ये गलत है। स्प्लिट वर्डिक्ट तब दिया जाता है जब इवन नंबर ऑफ जजेस हो, यदि कि 2 जज हो किसी बेंच में, यानी कि डिवीजन बेंच के अंदर कितने होते हैं, 2 जज होते हैं। जब एक जज बोले कि कोई भी एक्ट है वो वैलिड है, दूसरा जज बोले कि ये वैलिड नहीं है, तो यानी कि एक इसके लिए हाँ में है, दूसरा ना में है, तो वहाँ पे कुछ वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्प्लिट वर्डिक्ट। फिर वो एक बड़ी बेंच के पास जाता है, 3 मेंबर की बेंच के पास जाएगा, फिर यानी कि 4 का होगा तो फिर 5 के पास जाएगा, ठीक है। तो ये इवन नंबर ऑफ बेंच होगी तब ये स्प्लिट वर्डिक्ट अराइज होता है। तो ये पहला गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट इज इन केस ऑफ स्प्लिट वर्डिक्ट द केस इज हर्ड बाय ए लार्जर बेंच, यानी कि 3 मेंबर की बेंच के पास जाएगा, 2 की होगी तो दिस इज करेक्ट है, तो लार्जर बेंच के पास जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, 2 ओनली करेक्ट, ठीक है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट हिजाब बैन का केस आया था, जो हिजाब का केस चल रहा था कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक गवर्नमेंट ने हिजाब बैन कर दिया था, उसके अंडर एक ये आया था स्प्लिट वर्डिक्ट। एक मैरिटल रेप पे भी आ चुका है शायद। तो ये तो इसके अंदर उसके बाद में इवन नंबर ऑफ केसेस में ये आता है, ठीक है। एंड इज पास्ट व्हेन द बेंच कैन नॉट डिसाइड आइदर बाय यूनानिमस डिसीजन और मेजॉरिटी से डिसाइड नहीं कर पाती है तभी आता है। एंड जब इवन नंबर ऑफ जजेस होगा तभी आएगा। एंड इसके बाद जो केस है वो लार्जर बेंच के पास जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो पहला कहता है कि इट इज़ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय एनुअली बाय IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ये रिपोर्ट है, जो कि साल में 2 बार पब्लिश की जाती है। तो दिस इज करेक्ट है। तो ये बाय एनुअली है, यानी कि साल में 2 बार पब्लिश करते हैं IMF, दिस इज करेक्ट। सेकंड कहता है कि द रिपोर्ट प्रोवाइड्स ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में ये ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट देती है, ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बताती है, कितनी GDP रहेगी किस कंट्री की, कितनी रहेगी, एंड डेब्ट स्टेटिस्टिक्स भी बताती है और मेंबर कंट्रीज के लिए। ये दोनों करेक्ट है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा C फॉर कैलकाटा, दोनों करेक्ट है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है, ठीक है। एंड तो वर्ल्ड इकोनॉमिक IMF पब्लिश करता है इसको। IMF की एक रिपोर्ट भी आई है, क्राइसिस अपॉन क्राइसिस, 2022 की एनुअल रिपोर्ट आई है, इसको क्या बोला गया है, क्राइसिस अपॉन क्राइसिस, ठीक है। IMF की दूसरी अनदर रिपोर्ट कौन कौन सी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी पब्लिश करता है IMF, फिस्कल मॉनिटर है वो IMF पब्लिश करता है, अफ्रीका रीजनल आउटलुक है ये भी पब्लिश करता है, ग्लोबल डेब्ट डेटाबेस किसका है, IMF का है, ठीक है। IMF के अंदर कितने मेंबर है, 190 मेंबर हैं। एंड IMF को हम क्या बोलते हैं, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। दान $1 है वो कितने के बराबर होता है, लगभग 0.75 SDR के बराबर है अभी आज की जो वैल्यू है। SDR क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट होते हैं। एंड SDR के अंदर 5 करेंसीज होती हैं, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी कौन पब्लिश करता है, IMF पब्लिश करता है। तो क्राइसिस अपॉन क्राइसिस रिपोर्ट किसकी है, IMF की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसकी है, IMF की है। फिस्कल मॉनिटर किसकी है, IMF की है। ग्लोबल डेब्ट डेटाबेस IMF का है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसकी है, IMF की है, ठीक है। IMF का मेंबर बनने के लिए एक जरूरी कंडीशन है कि उसको वर्ल्ड बैंक का मेंबर होना जरूरी है, ठीक है। तो SDR है वो एक करेंसी नहीं होती है, दैट इज नॉट ए करेंसी एंड इट इज ए पोटेंशियल क्लेम ऑन फ्रीली यूजेबल करेंसीज ऑफ IMF मेंबर। SDR कैन प्रोवाइड ए कंट्री लिक्विडिटी दे सकती है। एंड SDR के अंदर कौन कौन सी करेंसी होती है, SDR कंसिस्ट ऑफ बास्केट ऑफ करेंसी, 5 किस्म की करेंसीज होती हैं, $, यूरो, चाइनीज युआन, जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड। तो इनके वेटेड एवरेज से ये निकालती हैं। इनमें इन सबका अलग अलग करेंसीज का अलग अलग वेट होता है। एंड SDR के अंदर सबसे ज़्यादा वेट होता है $, का, सबसे किसका होता है, कम किसका होता है, ये आप मेरे को बताओगे। डन, ये याद रखना है कि कौन कौन सी करेंसीज का पार्ट होती है, ये पूछा गया है पहले। $, यूरो, युआन, येन एंड ब्रिटिश पाउंड, ठीक है।
SDR इज ए अकाउंटिंग यूनिट ऑफ IMF ट्रांजेक्शन। तो IMF के ट्रांजेक्शन जिस यूनिट में होते हैं उसको बोलते हैं हम SDR, ठीक है। एंड हर एक मेंबर कंट्री को जब वो कोटा सब्सक्राइब करता है तब ये अलोकेट किए जाते हैं। एंड इसको अभी 4th टाइम अपडेट किया गया है इसको कोटा सिस्टम को। इसकी लगभग वैल्यू है $650 बिलियन के करीब इसको इशू किया गया है 4th ट्रेंचे। तो ये स्टेबल करेंसी होती है एंड स्टेबल एसेट होता है, करेंसी नहीं होती है, ठीक है। दिस इज नॉट ए करेंसी, इट इज ए स्टेबल एसेट होता है जो कि इन कंट्रीज इंटरनेशनल रिजर्व, ठीक है। एंड क्या यहाँ पे कॉस्ट लगती है क्या अलोकेट करने के लिए SDR को? तो SDR को अलोकेशन होता है वो फ्री होता है, कॉस्ट नहीं देनी पड़ती है मेंबर्स को। हर एक कंट्री को ये SDR कोटा दिया होता है, तो उसमें कितना लोन ले सकते हैं कंट्री यहाँ से, यदि उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट की दिक्कत आई तब SDR में उसको पेमेंट कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज को। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन SDR लोकेशन डज नॉट एड, तो ये किसी भी कंट्री के डेब्ट के बर्डन में इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो SDR इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियाज डेब्ट, ठीक है, एक्सटर्नल डेब्ट का हिस्सा नहीं होती है इंडिया के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू इसरोज ALMV-3, तो लॉन्च व्हीकल ALM-3 है, ठीक है। तो ये क्या है? तो पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज द इसरोज लार्जेस्ट स्पेसक्राफ्ट विच वॉज फॉर्मली कॉल्ड एज GSLV Mark 3। तो GSLV Mark 3 का नाम बदल के ये कर दिया गया है इसरो का ALMV-3, ठीक है, लॉन्च व्हीकल मशीन 3। तो दिस इज करेक्ट है, ये GSLV Mark 3 का नया नाम है। सेकेंड इज इट कैन कैरी स्टेटमेंट, इट कैन कैरी सैटेलाइट्स टू लो अर्थ ऑर्बिट एज वेल एज जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO तक। ये लो अर्थ ऑर्बिट पे लेके जाएगा एंड जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट पे भी सैटेलाइट लेके जाएगा। दिस इज आल्सो करेक्ट है। थर्ड इज इट इज डिजाइंड फॉर, इट इज डेजिग्नेटेड लॉन्च व्हीकल फॉर इंडियाज अपकमिंग गगनयान मिशन। तो हमारा ह्यूमन सैटेलाइट, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है कि हमें ह्यूमंस को लेके जाना है 2024 तक। तो उस मिशन का नाम क्या है? गगनयान मिशन है हमारा इसरो का। तो उसके लिए जो व्हीकल यूज किया जाएगा वो कौन सा होगा? GSLV Mark 3। दिस इज करेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा D फॉर दिल्ली, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट है। तो इसरो का ये स्पेसक्राफ्ट है एंड ये हेवीएस्ट होगा, ठीक है। तो ये 3 स्टेज है, इसमें कितनी स्टेज है? 3 स्टेज है। PSLV में कितनी स्टेजेस होती हैं? PSLV में 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने एक और पढ़ा था न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, उसमें कितनी स्टेज होगी? 3 स्टेज होगी, ठीक है, 3 स्टेज, ठीक है। PSLV में 4 स्टेज होती हैं, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड। GSLV में कितनी होती हैं? 3 होती हैं GSLV में, सॉलिड लिक्विड एंड क्रायोजेनिक। तो अपर स्टेज इसकी क्या होती है? क्रायोजेनिक होती है, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल होगा वो क्या होगा? उसकी अपर स्टेज होगी वो सेमी क्रायोजेनिक होगी। तो ये हमारा सबसे हेवीएस्ट लॉन्च व्हीकल है GSLV Mark 3, ठीक। GSLV Mark 3 के अंदर 3 स्टेजेस होती हैं एंड 2 इसके अंदर सॉलिड स्टेप ऑन मोटर होती है। पहली स्टेज के अंदर 3 स्टेज में सॉलिड लिक्विड एंड क्रायोजेनिक होती है। जो क्रायोजेनिक स्टेज होती है उसको नाम दिया गया है C25। तो ऊपर वाली स्टेज होती है क्रायोजेनिक, उसको बोलते हैं C25। क्रायोजेनिक स्टेज में एक इंजन यूज किया जाता है, कौन सा इंजन? जिसको बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन है वो यूज किया जाता है, जिसका नाम क्या है? CE20। तो क्रायोजेनिक स्टेज में हम CE20 नाम में क्रायोजेनिक इंजन यूज करते हैं। और C25 क्या है? C25 क्रायोजेनिक स्टेज है, अपर क्रायोजेनिक स्टेज, ठीक है। तो इसका पेलोड कितना है GSLV का या फिर ALMV-3 का पेलोड कितना है? तो ये 4000 kg ले जा सकता है GTO के अंदर। तो जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर 4000 kg का पेलोड ले जा सकता है, यानी कि 4000 किलोग्राम वेट वाला सैटेलाइट वहाँ पे छोड़ सकता है ऑर्बिट के अंदर। देन 8000 kg उसका डबल है, 4000 का डबल 8000 kg वो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर प्लेस कर सकता है, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को ये ज़्यादातर लॉन्च करता है। एंड ये एक मीडियम लिफ्ट ALMV है, तो मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। देन GSLV Mark 3 है, वो कौन कौन से मिशन को ले जा चुका है अभी तक? हमारा जो सेकंड लोनार मिशन है वो लेके जाएगा, चंद्रयान 2 लेके जा चुका है। PSLV है, PSLV को हमने यूज किया था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए। चंद्रयान 1 के लिए हमने PSLV का यूज किया था
एंड मॉम के लिए यूज़ किया था, मार्स और बाइटर मिशन के लिए। एंड हमारा जो नाविक सिस्टम लॉन्च किया गया है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट सिस्टम है, उसके लिए भी हमने PSLV का यूज किया है। PSLV को हम वर्क हॉर्स भी बोलते हैं इसरो का, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है जो कि रिप्लेस करेगा PSLV को, वो क्या होगा, सेमी क्रायोजेनिक होगा, प्रोपल्शन सिस्टम पे काम करेगा। एंड जो PSLV GSLV है, ये दोनों क्या है, एक्सपेंडेबल सिस्टम है। एक्सपेंडेबल यानी कि उनको एक बार ही यूज किया जा सकता है। एक्सपेंडेबल का मतलब क्या होता है कि दैट मीन्स दैट व्हीकल इज डेजिग्नेटेड फॉर सिंगल यूज एंड इट इज़ नॉट रीयूजेबल नहीं होता, रीयूजेबल नहीं होता है, ठीक है। जबकि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल होगा वो हमारा क्या होगा, रीयूजेबल होगा, इसको हम दोबारा यूज कर पाएंगे। तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल जो कि PSLV को रिप्लेस करेगा वो क्या होगा, रीयूजेबल होगा। तो पहली बार LMV-3 ने अभी बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए थे, ठीक है। ये 6000 टन का सैटेलाइट प्लेस किया है इन लोगों ने, वन वेब का। वन वेब एक UK बेस्ड कंपनी है जो कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस देगी इंडिया के अंदर। तो उसका 6000 टन का सैटेलाइट उन्होंने प्लेस किया है लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। तो ये कितना प्लेस कर सकती है GSLV Mark 3 या फिर LMV-3, ये हमने देखा है कि 8000 टन का प्लेस कर सकती है। और अभी रिसेंटली इन लोगों ने 6000 टन का प्लेस भी कर दिया है। वन वेब के 36 सैटेलाइट हैं वो प्लेस किए हैं। और वन वेब एक UK बेस्ड कंपनी है जो कि सैटेलाइट से ये हमें देगी। तो UK बेस्ड नेटवर्क एसोसिएट लिमिटेड वन वेब है ये। NSLIL तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का ये, इन सब का ये पहला कॉमर्शियल मिशन था। तो जो इन लोगों ने लॉन्च किया है अभी, ये सैटेलाइट लॉन्च किया है वो। एंड तो रिसेंट लॉन्चेस होगी है, ठीक है, ये हमने देख लिया। ये इस व्हीकल का हम GSLV या फिर LMV-3 का मिशन का किसके लिए यूज़ करेंगे, इट इज़ फॉर इंडियाज अपकमिंग सेकंड मून मिशन के लिए भी यूज़ करेंगे एंड गगनयान के लिए यूज़ करेंगे। गगनयान हम लॉन्च करेंगे 2024 के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये सबमरीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, उनके रिगार्डिंग है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल आर इंडिजीनियसली डिजाइंड। यस, दे आर इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ये गलत है, ये DRDO के द्वारा डेवलप की गई हैं। इनको K सीरीज की मिसाइल भी बोला जाता है, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। एक एग्जाम्पल है सागरिका मिसाइल है, वो इसी का एग्जाम्पल है। तो ये DRDO ने डेवलप की है। सेकेंड इज ये सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, यानी कि ये सबमरीन से लॉन्च की जाती हैं, ठीक है। एंड दे आर लाइटर एंड स्टील्थर दैन दी लैंड बेस्ड मिसाइल लाइक अग्नि सीरीज। तो अग्नि सीरीज से ये तो हल्की होती हैं और उनसे ज़्यादा स्टेल्थ कैपेसिटी होती है इनकी, यानी कि ये छिप सकती हैं, ये रडार की रेंज में नहीं आती हैं। तो ये सही है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। एंड हमने डेवलप की थी 5 मिसाइल, कौन सी, पटना, PATN पटना, अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था हमारा, 1990s में शुरू किया गया था। उसके अंदर 5 मिसाइल हमने डेवलप की थी। एंड उसके अंदर कौन सी थी, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग एंड अग्नि डेवलप की थी हमने। तो अग्नि क्या है, एक जेट न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है हमारी। अग्नि 5 का अभी टेस्ट किया गया था। तो थर्ड स्टेटमेंट इज सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल आर कैरिड एंड लॉन्च्ड बाय INS सिंधु घोष। तो इनको अभी लॉन्च किया गया था, ये सिंधु घोष पे नहीं है, ये हमारा जो न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट करने वाली सबमरीन है, कौन सी है, INS, अभी नाम भूल गया मैं, ठीक है। तो ये इसका सिंधु घोष का पार्ट नहीं है। तो फर्स्ट 2 करेक्ट है, फर्स्ट गलत है तो इसका आंसर हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, 2 and 3, बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी इनको लॉन्च किया गया था INS अरिहांत से, ठीक है। हमारा इंडिजीनियस जो न्यूक्लियर सबमरीन है INS अरिहांत से ही इसको लॉन्च किया गया था, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल को, ठीक है। तो इसके अंदर 12 से 15 मिसाइल इस पे फिट की गई है INS अरिहांत पे, INS अरिहांत पे फिट की गई है और ये हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है। तो ये हमारा न्यूक्लियर ट्रायड है, उसको कंप्लीट करती है INS अरिहांत, ठीक है। तो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो K फैमिली ऑफ मिसाइल होती है। एंड B5 और सागरिका इसका टाइप है। तो B5 और सागरिका की रेंज कितनी है, 750 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसको डेवलप किया है DRDO ने।
इंडिजीनियसली इसको डेवलप किया गया है। तो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल इस के फैमिली ऑफ मिसाइल है। B5 और सागरिका उसका एक टाइप है, इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, रेंज 750 है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज हम देखते हैं INS अरिहांत को। INS अरिहांत हमारा क्या है, फर्स्ट इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल है। ये बैलिस्टिक सबमरीन है, फर्स्ट इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, जिस पे ये जो मिसाइल्स है वो लगाई गई हैं। एंड ये कब कमीशन किया गया था, 2016 के अंदर INS अरिहांत को कमीशन किया गया था। ये हमारी सबमरीन है, ठीक है, जो अंडरग्राउंड चलती है, अंडरग्राउंड क्या है, अंडर वाटर चलती है। एंड INS अरिहांत को डेवलप किया गया था ATV प्रोजेक्ट के अंदर। ATV प्रोजेक्ट जो कि 1990s में शुरू किया गया था, एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के अंदर, एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के अंदर INS अरिहांत को डेवलप किया गया है 1990s में। ये कमीशन किया गया है 2016 में, ये बन के रेडी हुआ था, तब इसको कमीशन कर दिया गया है। ये हमारा स्ट्रेटजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन है, इसको SSBN बोला जाता है, स्ट्रेटजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन, यानी कि ये अंडरग्राउंड अंडर वाटर में रहता है, तो ये हमें को स्ट्रेटजिक स्ट्राइक करने की यानी कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड ये जो क्लासिफिकेशन है इसका, हल क्लास सिंबल है, इसको स्ट्रेटजिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं, उसको हल का क्लासिफिकेशन होता है इसका। एंड इसका ये किसके अंडर काम करता है, ये इंडिया की स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड होती है उसके अंडर काम करता है। एंड ये कमांड है, स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड है, वो किसके अंडर आती है, वो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है। तो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंडर ये काम करती है, स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड, जो कंट्रोल करती है INS अरिहांत को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू गैलापागोस आइलैंड। तो गैलापागोस आइलैंड के रिगार्डिंग है। तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज लोकेटेड एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 ओशियन करंट, हम्बोल्ट करंट, पनामा करंट एंड साउथ इक्वेटोरियल काउंटर करंट। यहाँ पे ये साउथ इक्वेटोरियल काउंटर करंट है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉमवेल करंट। तो इन तीनों के कॉन्फ्लुएंस से ये बनता है। तो ये जो है साउथ इक्वेटोरियल करंट क्या होता है, ये ओशियन होता है, ओशियन में ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होती है, नॉर्थ से जाती है, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट होती है साउदर्न हेमिस्फीयर में। फिर इसकी एक काउंटर करंट होती है दोनों में, एक नॉर्थन हेमिस्फीयर में भी नॉर्थ इक्वेटोरियल काउंटर करंट फ्लो करती है ऐसे, एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में भी ऐसे फ्लो करती है साउदर्न हेमिस्फीयर काउंटर करंट। तो ये जो है वो बनाया गया है, ये तीनों के कॉन्फ्लुएंस पे है, किस किस के, हम्बोल्ट करंट, पनामा करंट एंड साउथ इक्वेटोरियल काउंटर करंट के कॉन्फ्लुएंस पे है, यानी कि क्रॉमवेल करंट भी बोलते हैं इसको। दिस इज करेक्ट है, इसकी लोकेशन वहीं पे लाई करती है, पैसिफिक ओशियन में पड़ता है ये। देन इट इज ए सेकेंड इज, ये किसका पार्ट है, इक्वाडोर का हिस्सा है, इक्वाडोर, ठीक है। तो ये इक्वेटर यहाँ से पास होता है, इक्वेटोरियल जोन में लाई करता है गैलापागोस। सेकेंड इज, इट इज ए बायोडाइवर्स इकोसिस्टम होम टू क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है। तो गैलापागोस आइलैंड इज ए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, दिस इज करेक्ट है। एंड थर्ड इज, इट लाइज इन अटलांटिक ओशन, इट लाइज इन पैसिफिक ओशन में लाई करता है, पैसिफिक, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 करेक्ट है, C4 कलकत्ता इसका आंसर है। तो गैलापागोस आइलैंड इज पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन, ठीक है। एंड ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यूनेस्को की, ये मरीन रिजर्व भी है यहाँ पे, ये वोल्केनिक आइलैंड है, वोल्केनिक एक्टिविटी से बना है। इनको लिविंग म्यूजियम एंड सोकस ऑफ इवोल्यूशन कैटेगरी में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के अंदर इसने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है। एंड इसके अंदर जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड ये स्पीसीज़ हैं, लाइक गैलापागोस पेंगुइन है, यहाँ पे फर सील है एंड सी लायन, ये तीनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, वो पाई जाती हैं। ये यहाँ पे इसकी लोकेशन है, इक्वाडोर से ये थोड़ा सा इधर लाई करता है, ईस्ट में, इक्वाडोर के ईस्ट में लाई करता है पैसिफिक ओशियन में। इसको हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ठीक है। ये इधर पनामा है, तो पनामा से आ रही है पनामा करंट, एंड इधर से आ रही है, देखो ये नीचे से आ रही है, ये साउथ इक्वेटोरियल काउंटर करंट, क्रॉमवेल करंट, एंड यहाँ से पेरू से आ रही है ये पेरू कोस्टल करंट। तो इन तीनों के कॉन्फ्लुएंस पे सिचुएटेड है गैलापागोस आइलैंड, ये हमने देखा था, ठीक है। तो किस किस के हो जाएगा, क्रॉमवेल करंट यानी कि दैट इज साउथ इक्वेटोरियल काउंटर करंट, पनामा करंट एंड पेरू कोस्टल करंट के कॉन्फ्लुएंस पे ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल बैंकिंग यूनिट। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट के रिगार्डिंग है। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट होता क्या है,
तो एक तो होता है डिजिटल बैंक, दूसरा होता है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। तो डिजिटल बैंक होता है वो एक सेपरेट बैंक होता है, उसके लिए सेपरेट लाइसेंस चाहिए होता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर आता है डिजिटल बैंक। जबकि डिजिटल बैंकिंग यूनिट है वो क्या है, जो कॉमर्शियल बैंक काम कर रहे हैं, जो कॉमर्शियल बैंक जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी एक हम ब्रांच कह सकते हैं, या फिर उनका एक सबलेट कह सकते हैं, आउटलेट बोल सकते हैं, सब आउटलेट। ठीक है, तो ये इसमें लाइसेंस तो कॉमर्शियल बैंक के पास रहेगा, उसके अंडर में ये काम करेगी, ये ब्रांच की तरह काम करेगी डिजिटल बैंकिंग यूनिट। ठीक है, तो इसके लिए सेपरेट लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी रिसेंटली 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट इनॉग्रेट की गई थी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, एंड इनको बजट 2022-23 के अंदर भी बोला गया था फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कि हम 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जब सेलिब्रेट करेंगे तब हम 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट एस्टेब्लिश करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ ए पेपरलेस कॉस्ट इफेक्टिव डिजिटल बैंकिंग सर्विस। दिस इज करेक्ट है, ये पेपरलेस कॉस्ट इफेक्टिव डिजिटल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, दिस इज करेक्ट है। सेकेंड इज इट इज़ मैंडेटरी फॉर डिजिटल बैंकिंग यूनिट टू हैव फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये लाइक एटीएम की तरह होते हैं, एंड तो ये सेपरेट जगह इनका क्या है, सेपरेटली एस्टेब्लिश किया जाता है। एंड कोई बैंक मान लेते हैं कोई शहर में है, सिटी में है, तो वहाँ पे गांव में क्या है वो एटीएम खोल सकता है अपना, और वहाँ पे वो सुविधा दे देगा बैंकिंग अकाउंट खोलने की, डिजिटली वहाँ पे खोला जा सकता है। वहाँ पे वो क्या है डिजिटली लोन के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। तो जितनी भी सुविधाएं हैं ऑनलाइन वहाँ पे वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सारी की सारी, परंतु वो वहाँ पे एक एटीएम की तरह होगा। तो एटीएम क्या है, एक फिजिकल वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह है, तो ये फिजिकली वहाँ पे काम करेगा। तो दिस इज करेक्ट है, एंड मैंडेटरी फॉर डिजिटल बैंकिंग यूनिट टू हैव फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, थर्ड इज रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट बैंक एंड लोकल एरिया बैंक आर आल्सो एलिजिबल टू एस्टेब्लिश डिजिटल बैंकिंग यूनिट। तो इसके लिए कॉमर्शियल बैंक एलिजिबल है, परंतु ये 3 बैंक है वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है कि रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट बैंक एंड लोकल एरिया बैंक है, दे आर नॉट एलिजिबल टू एस्टेब्लिश डिजिटल बैंकिंग यूनिट, वो एस्टेब्लिश नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी रूरल एरिया में काम कर रहे हैं इनमें मोस्टली। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक तो रूरल एरिया के लिए भी है। तो नेक्स्ट इज, ठीक है, दे आर लाइसेंस्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये इसके अंडर लाइसेंस नहीं होते हैं, इनका लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये कॉमर्शियल बैंक के पास ऑलरेडी लाइसेंस होगा। ये बिना आरबीआई के लाइसेंस के एस्टेब्लिश किया जा सकेंगे। तो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा, दे आर नॉट लाइसेंस अंडर दिस। ठीक है, तो इसका आंसर 1 and 2 इज करेक्ट है। 1 and 2, C for Calcutta is your answer. तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट प्राइम मिनिस्टर ने डेडिकेट किए थे 17 डिजिटल यूनिट ओपन इन 75 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, दे आर स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस फॉर डिलीवरिंग द डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दे आर एफिशिएंट, पेपरलेस, सिक्योर्ड एंड कनेक्टेड इन्वायरमेंट। इसके बारे में आगे देखते हैं। दे प्रोवाइड एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेसिंग। तो अभी इनको एस्टेब्लिश किया गया है, इसके गाइडलाइंस आरबीआई ने रिलीज की थी, उस गाइडलाइन के अनुसार इसके बारे में हम और देखते हैं पहले। तो इसमें देखते हैं कि यूनियन बजट 2022-23 के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि वो लोग 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर एस्टेब्लिश करेंगे, और उन्होंने कर भी दिया है। ठीक है, तो ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है किस किसका, गवर्नमेंट, आरबीआई एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन, इन तीनों का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। एंड इसके अंदर जो चौथा कौन सा है, पार्टिसिपेटिंग बैंक है। चौथा इस बैंक है जो कमर्शियल बैंक है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो गवर्नमेंट, आरबीआई, इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड पार्टिसिपेटिंग बैंक। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने एक रिपोर्ट दी थी फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए, उसी के आधार पर इनको बनाया गया है। एंड इसके अंदर लगभग 11 पब्लिक सेक्टर बैंक है, 12 प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो कमर्शियल बैंक है, एंड एक स्मॉल फाइनेंस बैंक भी पार्टिसिपेट कर रहा है। स्मॉल फाइनेंस बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिजिटल बैंकिंग क्या होती है, इट्स सिंपली मीन्स, डिजिटल बैंकिंग मीन्स ऑल दी ट्रेडिशनल जो बैंकिंग यूनिट है उसकी जो सर्विसेज को हम ऑनलाइन दे दें। जैसे कि हमें क्या मिल रहा है, अभी कोई हमारा बैंक में अकाउंट ओपन कर रखे हैं और फिर हमको इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा मिल रही है, तो उसको बोलते हैं हम डिजिटल बैंकिंग। ठीक है, एंड डिजिटल बैंकिंग यूनिट क्या है, ये एक एटीएम की तरह है, स्पेशलाइज्ड फिक्स्ड पॉइंट है। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट क्या है, ये एक स्पेशलाइज्ड फिक्स्ड पॉइंट है, बैंकिंग आउटलेट की तरह काम करेंगे ये, जहाँ पे ये लोग क्या है 24/7 स्पेशलाइज जो क्या देंगे,
डिजिटल बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एंड तो यहाँ पे इसको मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर रखना पड़ेगा वहाँ पे। एंड ये पहली बात तो एक फिजिकल पॉइंट होगा। फिर यहाँ पे ये बैंकिंग की जितनी भी सर्विसेज हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट खोलना है, ये सब कुछ ये प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये 365/24/7 काम करेंगे ये लोग बैंक, ठीक है। जैसे एटीएम काम करता है वैसे ही काम करेंगे, ठीक है। एंड ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट होगी, दे आर डू नॉट हैव लीगल पर्सनैलिटी नहीं होगी, क्योंकि ये इनका जो लाइसेंस है वो ऑलरेडी किसी कॉमर्शियल बैंक के पास होगा, तो उनको सेपरेट आइडेंटिटी नहीं माना गया है लीगल, ठीक है। एंड इनको लाइसेंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर, ठीक है। जबकि डिजिटल बैंक है, कोई भी डिजिटल बैंक है उसको अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है, तो उसको एक अलग सेपरेट एंटिटी होती है डिजिटल बैंक। दे हैव बैलेंस शीट होती है उनकी अपनी, लीगल पर्सनैलिटी की तरह होते हैं डिजिटल बैंक, एंड उनको लाइसेंस भी लेना पड़ता है आरबीआई से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर। तो ये डिफरेंस है डिजिटल बैंकिंग यूनिट एंड डिजिटल बैंक्स के अंदर। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में ज़्यादा इनोवेशन होता है, इनोवेशन कम होता है एज कम्पेयर टू डिजिटल बैंक्स। तो डिजिटल बैंक है वो टोटली डिजिटल होंगे, तो नियो बैंक्स हैं वो एग्जांपल हैं डिजिटल बैंक्स के, उनके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट कौन एस्टेब्लिश कर सकता है, हमने देखा है कॉमर्शियल बैंक कर सकते हैं। एंड इसमें कॉमर्शियल बैंक जिसका कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहा हो डिजिटल बैंकिंग में वो इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। टायर 1 से लेके टायर 6 टाउन्स के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा एंड आरबीआई की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट बैंक एंड लोकल एरिया बैंक ये तीनों एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देन क्या क्या सर्विस क्या देंगे डिजिटल बैंकिंग यूनिट में, हमें क्या सर्विस मिलेगी, यहाँ पे हम सेविंग अकाउंट खोल सकेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स रिगार्डिंग फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोल सकेंगे, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल सकेंगे, यूपीआई क्यूआर से पेमेंट कर सकेंगे, पॉइंट ऑफ सेल पेमेंट हो सकती है, यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की सुविधा मिल जाएगी, एटीएम से पैसे निकाल सकते हो आप लोग यहाँ से एमएसएमई वगैरह है वो लोन के लिए अप्लाई कर पाएगी। तो ये जो एटीएम होता है, एटीएम में आजकल एक जमा करने की भी मशीन होती है, दूसरी निकालने की भी मशीन होती है, तीसरे इस मशीन एक और मशीन लगा देंगे वहाँ पे उस एटीएम में, वहाँ पे वो लोग क्या है लोन के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। और इसको जो है इनको 2 मोड से सर्विस मिलेगी, यहाँ पे एक बंदा भी रखेंगे ये लोग, ये कुछ बंदे रखेंगे जो इसको असिस्ट करेंगे, किसको असिस्ट करेंगे, लोगों को असिस्ट करेंगे कि ये आप इसमें करवा सकते हो। तो मेनली ये डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट कर रहा है उन लोगों के लिए जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। तो जिसके पास स्मार्टफोन है वो तो फ़ोन से ही कर लेगा सब काम, जिसके जो फाइनेंशियली अवेयर है वो तो अपने आप ही कर लेगा। जो फाइनेंशियली अवेयर नहीं है, जो कि अनपढ़ लोग हैं, उनको इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, उसके लिए असिस्ट भी किया जाएगा। तो यहाँ पे एक 2 तरह की सर्विस मिलेगी, सेल्फ सर्विस मोड सर्विसेज एंड डिजिटल असिस्टेंस, उनको असिस्ट करेगा कोई बंदा वहाँ पे। एंड ये यहाँ से जो लोन होगा वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जनसंपर्क पोर्टल जो गवर्नमेंट का है, अंडर क्रेडिट लिंक स्कीम्स है गवर्नमेंट की, उसका भी उससे इसको कनेक्ट किया जाएगा। जनसमर्थ पोर्टल है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक पोर्टल है जहाँ पे क्रेडिट लिंक स्कीम्स को प्रमोट करते हैं। तो ये हमने सारा इसका देख लिया है। दैन तो इसमें ये देख लिया है कि दे आर स्पेशलाइज यूनिट होती हैं जो कि शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक इसको एस्टेब्लिश करेंगे, 24/7 सर्विस देंगे। ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट है, यहाँ पे हम विड्रॉल और डिपॉजिट दोनों कर सकते हैं, डिजिटल असिस्टेंस भी इसमें दी जाएगी। दैन यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, नेफ्ट वगैरह सब कुछ किया जा सकता है। एंड आरबीआई एक्ट, तो इनको मोर स्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत पड़ेगी आगे। अभी 75 इनको ओपन किया गया है। इनका फ़ायदा क्या होगा, इससे डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो ये पेपरलेस होगा टोटली, एंड डिजिटल फाइनेंस लिटरेसी बढ़ेगी इससे। दैन KYC वीडियो KYC प्रमोशन होगा, तो 24/7 फैसिलिटी मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक मिनट, ठीक है। इसमें और क्या गाइडलाइंस में और क्या बोला गया है कि ऑल डोमेस्टिक शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक इसके लिए एलिजिबल होंगे एंड दे कैन ओपन फ्रॉम 1 to Tier 1 to 6 में ओपन कर सकते हैं। दैन ये सब बातें हमने देख लिया, ठीक है। दैन इनका सिग्निफिकेंस क्या होगा, इससे फ्लो ऑफ क्रेडिट, रूरल एरियाज़ में क्रेडिट की अवेलेबिलिटी ईजी होगी, चीपर क्रेडिट मिलेगा हमें। दैन टेक्निकल सपोर्ट्स भी मिलेगा लोगों को। दैन मैन पावर की कम जरूरत पड़ेगी क्योंकि डिजिटल काम होगा, तो बैंकों को
कम आदमी रखने पड़ेंगे, तो स्टेडी प्रॉफिट होगा, ठीक है, डिजिटल लिटरेसी बढ़ेगी। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट और फिनटेक में क्या फ़र्क होता है? फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यूनिट होती हैं, जैसे कि ये कंपनी है, लेजर पे है। एक मिनट, इनकन्वीनियंस की बैटरी लो हो गई है, क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हम डिस्कस कर रहे थे। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, फिनटेक कंपनी जो है वो एनबीएफसी के साथ मिलके डिजिटल बैंक एस्टेब्लिश कर सकती हैं, नियो बैंक बोलते हैं हम उनको। डन। तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? फिनटेक का जो नियो बैंक ओपन किया गया है वो जुपिटर है, फाइव मनी, नियो, रेजर पे एक्स, ये सब एग्जाम्पल हैं जो कि नियो बैंक्स के एग्जाम्पल हैं जो टोटली डिजिटल होते हैं। तो डिजिटल बैंक्स कैन बी पैक्ड एज ए ग्लोरीफाइड डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी बोला जाता है डिजिटल बैंक को, ठीक है। तो ट्रेडिशनल बैंकिंग में क्या होता है? ब्रिक एंड मोर्टार स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उसकी अपनी बिल्डिंग होती है। एंड इसको जो ट्रेडिशनल बैंकिंग को क्या है, लार्जर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर कोई तगड़ा मजबूत बंदा जिसके पास बहुत सारे पैसे, वो उसको सपोर्ट करता है ट्रेडिशनल बैंक्स को प्राइवेट बैंक में। दैन डिजिटल बैंक के अंदर क्या होता है कि वो हमें डिजिटली सर्विस दे दे। कोई ब्रिक एंड मोर्टार बैंक है, वो हमें ऑनलाइन सर्विस दे दे, हम उसको बोलते हैं डिजिटल बैंक। एंड नियो बैंक्स क्या है, ये टोटली डिजिटल होते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी ब्रिक एंड मोर्टार यानी कि इसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है। नियो बैंक आर टोटली डिजिटल होते हैं, 100% मोबाइल और स्टार्टअप बेस्ड होते हैं ये। दैन नियो बैंक्स आर आल्सो कॉल्ड एज चैलेंजर बैंक बोलते हैं। दे हैज अमर्ज्ड एज ए चैलेंज टू ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को चैलेंज की तरह अमर्ज करके हैं, ठीक है। नियो बैंक कौन एस्टेब्लिश करता है? ये कोई भी स्टार्टअप एस्टेब्लिश कर सकता है। एंड जो एनबीएफसी के साथ मिलकर इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। नियो बैंक इज अ डिजिटल बैंक विदाउट एनी ब्रांच, ठीक है। इसकी कोई ब्रांच नहीं होती है, जैसे कि पेटीएम वगैरह ने एस्टेब्लिश किए हैं अपने बैंक्स, तो उनकी कोई स्पेशल फिजिकल लोकेशन नहीं होती है। एंड नियो बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दे गिव चीपर अल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल बैंक्स के चीपर अल्टरनेटिव है। ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लोन, उनका अपना लाइसेंस नहीं होता है, जबकि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के साथ टाई अप करके अपना बैंक खोलते हैं। एंड आरबीआई ने अलाउ नहीं किया है कि 100% डिजिटल बैंक ओपन करना अभी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू नीलकरोंजी फ्लावर के रिगार्डिंग है। तो इट इज ए पॉलीकार्पिक प्लांट दैट आर यूजुअली पेरोनियल एंड डू नॉट डाई आफ्टर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। तो ये एक मोनोकार्पिक प्लांट है जो कि डाई कर जाता है। नीलकरोंजी एक मोनोकार्पिक है, यानी कि एक बार में ही इसमें फ्लावर आता है लाइफ टाइम में, एंड ये फ्लावर आने के बाद भी ये मर जाता है। ये सेवन एक तरह का फ्लावर होता है, वो 7 साल के बाद में ब्लूम करता है और वो तुरंत मर जाता है। दूसरा इसमें दो टाइप होते हैं इसके, एक 12 साल के बाद फ्लावर करता है, ब्लूम करता है। तो ये मोनोकार्पिक प्लांट होता है जो अपने लाइफ टाइम में एक ही बार इसमें फूल्स आते हैं। पॉलीकार्पिक प्लांट्स कौन से होते हैं? जो कि एक बार बोने पे बार बार जिस पे फूल आए और बार बार फ्रूट लगे, जैसे कि ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, वो क्या होते हैं? पॉलीकार्पिक प्लांट होते हैं। या मोनोकार्पिक का एग्जांपल है बैम्बू भी है, तो ये गलत हो जाएगा। तो नीलकुरिंजी इज ए मोनोकार्पिक प्लांट। सेकेंड इज इट कैन ओनली बी व्यूड इन नीलगिरी तमिलनाडु। तो इसको नीलगिरी के अलावा भी जगह पर देखने को भी मिलता है ये, तो ये गलत है। कर्नाटक में भी ये मिलता है। तो नीलगिरी का जो नाम आया है वो ब्लू माउंटेन है, नीलगिरी, ठीक है, तो इसका नाम भी इसी से पड़ा है। थर्ड कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावर्स आर ब्लूम्ड ब्लू इन कलर, ये करेक्ट है।
इनिशियली क्या होते हैं, ब्लू कलर में होते हैं, लेटर ऑन जब वो मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं तो वो क्या है, पर्पल होना स्टार्ट हो जाते हैं फ्लावर। तो ये ब्लू से पर्पल शिफ्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 ओनली, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, नीलकुंजी के बारे में देखते हैं। तो ये इनिशियली ऐसे ब्लू होते हैं, फिर ये पर्पल की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये इसका जो साइंटिफिक नाम है उसको क्या नाम है, स्ट्रोबिलियंथिस कुंथियाना। ये पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट में, एंडेमिक है वेस्टर्न घाट में। ठीक है, इनको कुरिंज भी कहा जाता है। ये मीन सी लेवल से 1200 से लेकर 2400 मीटर की हाइट तक पाए जाते हैं, यानी कि एक एलिवेशन पे मिलते हैं। अभी ये मुलनगिरी हिल्स है, वहाँ पे ये देखने को मिले थे। एंड तो नील कुरिंजी में नीला मतलब नीला कुरिंजी है, तो नीला का मतलब क्या होता है, ब्लू होता है। ये ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, मैच्योरिटी पे ये पर्पल ब्लूइश हो जाते हैं, देख सकते हो आप इमेज में। दैन पालियान ट्राइब है, पालियान ट्राइब पीपल है, इनको रेफरेंस मानती है अपना एज कैलकुलेट करने के लिए। तो पालियान ट्राइब है वो कहाँ पे पाई जाती है, तमिलनाडु में। तो दीज पीपल लिविंग इन तमिलनाडु दे यूज इट एज रेफरेंस टू कैलकुलेट देयर एज। ठीक है, इनका हैबिटेट है वो वेस्टर्न घाट में भी पाए जाते हैं। ईस्टर्न घाट में एक जगह है सेवरॉय हिल्स, वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। उसके अलावा ये अनामलाई हिल्स में मिलते हैं केरला के अंदर, केरला में। दैन सांड्रू हिल्स है कर्नाटक में, वहाँ पे भी ये देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक और ट्राइब है, मथुवान ट्राइब है। कहाँ की है, केरला की मथुवान ट्राइब है। वो इनको सेक्रेड मानती है और मानती है कि लॉर्ड मुरुगन है वो, उन्होंने जब शादी की थी तब इन फ्लावर्स से माला पहनाई थी अपनी वाइफ को। दैन एक और ट्राइब है कुरुंजी अंडवार टेम्पल है, वो कहाँ पे, कुरुंजी अंडवार टेम्पल है, वो तमिलनाडु के अंदर है। एंड यहाँ पे ये माना जाता है कि कार्तिकेय भगवान इसको प्रिजर्व करते हैं फ्लावर को। तो नीलगिरी फ्लावर इज ए मोनोकार्पिक प्लांट एंड दैट इट रिजेंबल द सर्ब्स दैट रिप्रोड्यूस वंस इन देयर लाइफ टाइम। ठीक है, यानी कि एक बार इन पे फ्लावर आते हैं। एंड ये पॉलीकार्पिक प्लांट होते हैं जो यूजुअली बार बार ब्लूम करते हैं। तो ये वंस इन लाइफ टाइम यानी कि 12 साल में ये ब्लूम करते हैं। दैन ये 16 फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट में। एंड हाइट हमने देख ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो पहला स्टेटमेंट इज इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी फॉर कंजर्वेशन डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। तो ये एक एडवाइजरी बॉडी है, 47 मेंबर है इसके अंदर। एंड इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश किया गया है। तो दिस इज करेक्ट है। सेकेंड इज इट कैन रिव्यू एंड अप्रूव द प्रोजेक्ट इन एंड अराउंड नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। यदि नेशनल पार्क और सेंचुरी की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कोई बाउंड्री चेंज करनी है तो इसका नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का अप्रूवल जरूरी होता है। दिस इज आल्सो करेक्ट है। इट कैन रिव्यू करती है प्रोजेक्ट को। थर्ड स्टेटमेंट इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट इसका चेयरमैन है। ये गलत बात है। तो प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। एंड नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की एक कमेटी है, स्टीयरिंग कमेटी है, उसका जो चेयरमैन होता है वो यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 करेक्ट हुआ, बी फॉर बॉम्बे आंसर है। 47 मेंबर होते हैं। ठीक है, इसमें नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ में। तो ये एक स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर स्टेब्लिश किया गया है। प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं। ये एडवाइजरी नेचर की बॉडी है, यानी कि इसके जो रिकमेंडेशन होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं। एंड जो नो अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज इन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ विदाउट इट्स अप्रूवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल स्टॉप पेमेंट मैकेनिज्म के रिगार्डिंग है। तो सीन इन द न्यूज़, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ग्लोबल स्टॉप पेमेंट मैकेनिज्म। ये है वो इंटरपोल का है, A4 आगरा। तो ग्लोबल स्टॉप पेमेंट मैकेनिज्म है वो इंटरपोल का है। इसका दूसरा नाम क्या है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रैपिड रिस्पांस प्रोटोकॉल भी कहा जाता है इसको। एंड ये जो है कोई टेररिस्ट वगैरह की जो पेमेंट होती है उसको रोक देते हैं, तो इसका नाम पड़ा है ग्लोबल स्टॉप पेमेंट मैकेनिज्म। एक कंट्री दूसरे कंट्री को रिक्वेस्ट करता है तब इसको वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग को स्टॉप करने में हेल्प करता है। ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रैपिड रिस्पांस प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विद इंटरपोल। ठीक है, एंड इंटरपोल एक रिपोर्ट निकालता है, कौन सी, ग्लोबल क्राइम ट्रेंड रिपोर्ट। ठीक है, तो इंटरपोल 1923 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। एंड ये क्या है, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन 1923 में एस्टेब्लिश किया गया था। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 195 इसके अंदर मेंबर हैं, 195 इसके मेंबर हैं। और इसकी एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो डेजिग्नेट करता है हर कंट्री अपना। तो इंडिया के अंदर CBI इसका नेशनल सेंट्रल ब्यूरो की तरह काम करती है। CBI इसके साथ कोऑर्डिनेट करती है।
एंड इम्पोर्टेंट बात है कि नॉर्थ कोरिया और ताइवान है वो इंटरपोल के मेंबर नहीं हैं। नॉर्थ कोरिया एंड ताइवान, ये याद रखना है, नॉर्थ कोरिया एंड ताइवान इसके मेंबर नहीं हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल क्राइम्स हैं जैसे मनी लॉन्ड्रिंग है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, उसको स्टॉप करने में मदद करती है। दैन इंटरपोल का एक प्रेसिडेंट होता है जो कि इसका हेड होता है। तो इसको प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है? इसकी जनरल असेंबली होती है इंटरपोल की, वो अपॉइंट करती है। एंड इंटरपोल की अभी जनरल असेंबली की मीटिंग इंडिया के अंदर हुई है, दिल्ली के अंदर हुई है अभी, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है। जनरल असेंबली अपॉइंट करती है, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, 4 ईयर के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है। एंड इसका एक सेक्रेटरी जनरल भी होता है। तो सेक्रेटरी जनरल होता है वो इंटरपोल की डे टू डे एक्टिविटीज़ को देखता है, डे टू डे एक्टिविटीज़ को, उसको भी जनरल असेंबली होती है इसकी इलेक्ट करती है वो 5 साल के लिए। तो सेक्रेटरी जनरल इसका 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। डे टू डे काम कौन करता है? सेक्रेटरी जनरल करता है। प्रेसिडेंट 4 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। दैन इंटरपोल्स मेटावर्स, तो इंटरपोल ने अभी एक ये रिलीज किया, ये इंटरपोल का अपना मेटावर्स लॉन्च किया गया है इसके द्वारा, इंटरपोल के द्वारा, एंड इसका नाम रखा है इन्होंने इंटरपोल मेटावर्स, ठीक है। एंड ये फर्स्ट एवर मेटावर्स है जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का अपना कोई पहला मेटावर्स है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलके इसने लॉन्च किया है। मेटा एंड की फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट भी इसमें हेल्प की है इसको बनाने में। तो जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल की अभी मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर, ठीक है। ये अभी सेकंड मीटिंग हुई है सिंस 1997 के अंदर इंडिया के अंदर, दूसरी बार इसकी जनरल असेंबली की मीटिंग हुई है इंडिया के अंदर इंटरपोल की। इंटरपोल के नोटिस के रिगार्डिंग हम देखते हैं तो रेड नोटिस है तो वो वांटेड पर्सन के लिए होता है, येलो मिसिंग पर्सन के रिगार्डिंग होता है, ब्लू होता है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एंड अनआइडेंटिफाइड बॉडी, यदि कोई मर जाए और उसकी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो तब कौन सा है नोटिस ये इशू करता है? अनआइडेंटिफाइड बॉडी के लिए ये ब्लैक नोटिस इशू करता है। रेड नोटिस वांटेड पर्सन है जो कि किसी देश में वांटेड होता है तो उसके लिए इसको इशू किया जाता है। ग्रीन नोटिस के अंदर वार्निंग इशू की जाती है, ऑरेंज नोटिस के अंदर एमिनेंट थ्रेट हो, पर्पल के अंदर मोडस ऑपरेंडी, एंड बाकी आप देख सकते हो। तो इसके ये साइबर टेररिज्म पे भी काम करता है, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड इमर्जिंग क्राइम एंड साइबर क्राइम पे भी पार्टिसिपेट करता है। तो इंटरपोल का एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, ऑपरेशन प्रिस्कास। तो ये किससे रिलेटेड है? ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड माइग्रेंट स्मगलिंग से रिलेटेड है। तो ऑपरेशन प्रिस्कास किसका है? इंटरपोल का है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन क्रैकर। ग्रीन क्रैकर के रिगार्डिंग बताना है। तो फर्स्ट इज ग्रीन क्रैकर डू नॉट कंटेन हजार्डियस केमिकल सच एज बेरियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो ग्रीन क्रैकर के अंदर ये ये केमिकल्स होते हैं, इसके अंदर हजार्डियस केमिकल होते हैं ग्रीन क्रैकर के अंदर भी, एंड इसके अंदर तो ये गलत हो जाएगा। सेकेंड इज स्वास, सफल एंड स्टार आर दी क्रैकर्स डेवलप बाय CSIR। तो CSIR नीरी ने इनको डेवलप किया है, एंड इनको ग्रीन क्रैकर, तो ये स्वास है, सेफ वाटर रिलीजर है, सफल है, स्टार है, सेफ थर्माइट क्रैकर। तो ये CSIR नीरी ने डेवलप किए हैं। तो इसका आंसर है 2 ओनली बी फॉर बॉम्बे करेक्ट है यहाँ पे। एंड ये 30% लेस पॉल्यूटिंग होते हैं नॉर्मल क्रैकर से, कितने? 30%। तो इसमें से PM10 उनको कम करना पड़ता है 20%, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर उसको कम करना पड़ता है 20% एंड 10% बाकी रिलीजर्स होते हैं। इनकी नॉइस भी कम होती है एंड ये वाटर रिलीज करते हैं जो कि पार्टिकुलेट मैटर को सप्रेस करने में हेल्प करता है ग्रीन क्रैकर्स। तो CSIR नीरी ने इनको डेवलप किया है, 30% रिडक्शन करते हैं पार्टिकुलेट मैटर, एंड दे यूज़ करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट एज ए ऑक्सीडेंट की तरह यूज़ करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट को, ठीक है। तो इसमें पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है, ठीक है, ग्रीन क्रैकर में भी। तो यही पहला स्टेटमेंट था कि पोटेशियम नाइट्रेट इसमें नहीं होता है, तो इसमें पोटेशियम नाइट्रेट होता है। पोटेशियम नाइट्रेट ए हजार्डियस भी होता है, ठीक है, पर उसमें कम होता है थोड़ा नॉर्मल क्रैकर की कंपेयर में। ये 30% लेस एयर पोल्यूशन करते हैं, नॉइज भी कम पोल्यूशन करते हैं। इसमें पोटेशियम नाइट्रेट और एल्यूमिनियम नहीं पाया जाता है जो कि ज़्यादा हजार्डस होता है, जबकि इसके अंदर क्या होता है? आर्सेनिक भी नहीं पाया जाता है, आर्सेनिक भी नहीं होता है इसके अंदर, ये पाया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट एंड ये होता है, ठीक, मैग्नीशियम नाइट्रेट नहीं होता है, मैग्नीशियम एंड बेरियम नाइट्रेट नहीं होता है।
पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम होता है इसमें, मैग्नीशियम एंड बेरियम नाइट्रेट नहीं होता है, आर्सेनिक भी नहीं होता है। तो ये वाटर वेपर को रिलीज करते हैं जो कि डस्ट को सप्रेस करने में हेल्प करता है। एंड तो ये पीएम पार्टिकुलेट मैटर का 20% कम करते हैं और 10% है वो गैसेस का एमिशन को कम करते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना है, 30% कम पोल्यूशन होता है इसका नॉर्मल क्रैकर के कंपेयर में, ठीक। तो जो नए क्रैकर होंगे वो भी 30% कम करने चाहिए, और जो इम्प्रूव्ड क्रैकर होंगे, फायर क्रैकर होंगे, वो भी 30% कम करने चाहिए एमिशन। तो ट्रेडिशनल क्रैकर होते हैं वो काफ़ी टैक्सेस होते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। एंड वो क्या है, जो ट्रेडिशनल क्रैकर होते हैं उसमें वाइट कलर किससे रिलीज होता है, वाइट कलर है वो एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करता है, उसमें एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड टाइटेनियम से वाइट कलर मिलता है इनको। एंड ऑरेंज कलर जो निकलता है ट्रेडिशनल क्रैकर में वो कार्बन और आयरन होता है। दैन येलो के लिए इसका यूज करते हैं, सोडियम कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं येलो कलर निकालने के लिए, यानी कि बस्ट करने के लिए। दैन वाइल ब्लू एंड रेड के लिए जो स्ट्रॉन्टेनियम होते हैं स्ट्रॉन्टेनियम यूज किया जाता है। तो वाइट के लिए एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, दैन कार्बन, आयरन, स्ट्रॉन्टेनियम, ये सब इसमें यूज़ किया जाता है। बेरियम नाइट्रेट ग्रीन के लिए यूज़ करते हैं। ये सारे कंपाउंड इसमें ये ट्रेडिशनल क्रैकर में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू सोलर फैसिलिटी। सोलर फैसिलिटी एक ग्लोबल पेमेंट गारंटी मैकेनिज्म है। सोलर फैसिलिटी ए पेमेंट गारंटी मैकेनिज्म समटाइम सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है, तो ये एसोसिएटेड है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। इसका हेडक्वार्टर इंडिया ने लॉन्च किया था। दैन इसका आंसर बिफोर बॉम्बे हो ही जाएगा। तो इसने अभी 2 फंड लॉन्च किए थे इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने, सोलर पेमेंट गारंटी फंड एंड सोलर इंश्योरेंस फंड। तो सोलर पेमेंट गारंटी फंड क्या होता है, ये एक पार्शियल क्रेडिट गारंटी फंड है। सोलर पेमेंट गारंटी फंड है दैट इज ओनली ए पार्शियल क्रेडिट गारंटी देता है। किस चीज़ की, यदि कोई कंपनी सोलर पैनल बनानी चाहती है तो उसको यदि लोन लेना है तो उसकी गारंटी देगा ये पार्शियली, ठीक है। दैन सोलर इंश्योरेंस फंड है, तो ये जो कोई भी सोलर प्रोजेक्ट लगाना होता है, बनाना चाहती है कोई कंपनी लगाना चाहती है, तो उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा ताकि उसका इंश्योरेंस प्रीमियम कम हो जाए, तो ताकि ये इसमें सोलर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे सके। तो इसीलिए इन्होंने ये सोलर पेमेंट गारंटी फंड एंड सोलर इंश्योरेंस फंड लॉन्च किए गए हैं टू प्रमोट दी रिन्यूएबल एनर्जी। तो धन्यवाद, थोड़ा सा लंबा हो गया सेशन, तो हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। धन्यवाद, थैंक यू।